इस पूरे काव्यखंड क्षितिज भाग 2 से 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पद्य साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और कवि परिचय, भावार्थ, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित रहेंगी। इस समस्त काव्यखंड में आपको 17 नंबर आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 6 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं। बच्चों, अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से देख लिया तो यकीन मानिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। चलिए हम सब एक तरफ से देखते हैं। सभी पाठों को इसमें कवर किया गया है। पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आप सभी प्रश्न देख पाएं, कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। इसके विकल्प देखिए। पहला है रीतिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है आदिकाल, चौथा है आधुनिक काल। इसमें सही होगा भक्तिकाल, क्योंकि आप जानते हैं कि पहला होता है वीरगाथा काल आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल गद्यकाल। तो इसमें पूछा गया है कि हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो उत्तर होगा भक्तिकाल। अब दूसरा प्रश्न, आधुनिक काल का आरंभ होता है। बच्चों, आधुनिक काल का आरंभ होता है संवत 1900 से। फिर तीसरा प्रश्न है, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। इसमें विचार करना है, आपको ध्यान से देखना है। नहीं है पूछा गया है। देखिए, छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो वो हो जाएगा उत्तर सूरदास। प्रश्न नंबर 4, प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय। ये इसको हमेशा याद रखिएगा, अज्ञेय जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है बच्चों। सभी बच्चे पूरा वीडियो देखें। नई कविता के कवि हैं। नई कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। उत्तर होगा रघुवीर सहाय। प्रश्न नंबर 6 है, भक्ति काल की समय सीमा है। भक्ति काल की समय सीमा है संवत 1375 से 1700 तक। अब प्रश्न नंबर 7, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। बच्चों, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है सन 1943 से। उसी समय से प्रयोगवाद आरंभ हुआ था। नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है, आपको यह बताना है। इसमें उत्तर होगा श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि वह नंद के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 9 है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। कैसी लगती हैं? गोपियों को ज्ञान और योग की बातें कैसी लगती हैं? आप योग की बातें कड़वी ककड़ी की भांति लगती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारिल की लकड़ी से। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। इस पूरे सेशन में मैंने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है। आप एक एक प्रश्न को अवश्य देखें। प्रश्न नंबर 11 है, व्याधि शब्द का अर्थ है। व्याधि शब्द का अर्थ होता है रोग। 12 है, सूर के पद में भाषा है। सूरदास जी की जो काव्य भाषा है वह ब्रज भाषा है। फिर प्रश्न नंबर 13, मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है। किस मर्यादा की बात कही गई है? प्रेम संबंध, प्रेम की मर्यादा की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 14 है बच्चों, एक एक
प्रश्न देखें, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का यह संग्रह है। प्रश्न नंबर 14 है, सूरदास के गुरु थे। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। याद रखिएगा, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। सूर के आराध्य हैं। सूरदास के आराध्य श्री कृष्ण हैं। पुरैन पात का अर्थ है, पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। ध्यान रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सूर की रचना नहीं है। देखिए इसमें, देखिए पहला है सूर सागर, दूसरा है सूर सारावली, तीसरा है साहित्य लहरी, चौथा है विनय पत्रिका। यह जो विनय पत्रिका है ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा विनय पत्रिका। अगला है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। परशुराम जी को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? श्री लक्ष्मण जी ने। फिर अगला प्रश्न है, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। कौन क्रोधित हुआ था? परशुराम जी। बच्चों इन प्रश्नों में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। आगे और भी आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको काव्य खंड के 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100% बन जाने हैं, क्योंकि इन्हें परीक्षा में आना ही आना है। अब प्रश्न नंबर 21 है, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 22 है, सहस्त्रबाहु का वध किया था। सहस्त्रबाहु का वध किया था परशुराम जी ने। फिर कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है। हर पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें संकलित किए गए हैं, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है। क्या कहता है? भोली भाली। इसलिए इसमें उत्तर होगा आ नंबर। थके पथिक की पंथा में अलंकार है। देखिए बच्चों, इसमें अलंकार, काव्य भाषा, हर चीज को संग्रहित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। थके पथिक की पंथा में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। फिर छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। प्रसाद जी को कामायनी में मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। 27वां नंबर, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। इसमें साये में धूप, यह दुष्यंत कुमार का है। प्रश्न नंबर 28, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। उत्साह कविता में बच्चों बादल किस चीज का प्रतीक था? बादल था क्रांति का प्रतीक। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? कवि ने बादलों को बाल कल्पना के समान पाले हुए माना है। याद रखिएगा, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। कवि ने बादलों को किस विशेषण से पहचाना है? किस विशेषण का प्रयोग बादलों के लिए किया है? नवजीवन वाले। अगला है, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। कैसे? आकाश को घेर कर बरसने को। प्रश्न नंबर 32 है, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है। कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है जन सामान्य की पीड़ा को। अगला प्रश्न है, यह दंतोरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं। यह दंतोरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। बच्चों आगे हम और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लाएंगे, जिसमें गद्य खंड, काव्य बोध, भाषा बोध। आप 2024 की बोर्ड परीक्षा में 100% अंक लाने के लिए इन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखकर अगर आप तैयारी करते हैं
तो आप 100% अंक आप अर्जित कर पाएंगे। धन्यवाद।